नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, जाड़ा जा रहा है, गर्मी आ रही है और गर्मी जैसे जैसे आएगी नज़दीक वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ अब चुनाव भी आ रहा है, तो लाजमी है कि सियासी पारा भी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। कल संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही थी उसका जवाब दिया और अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को धोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो हालत है उससे अब की बार जो चुनाव हो रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद कांग्रेस या विपक्ष दर्शक दीर्घा में ही दिखाई देगा। जी हाँ, चुटकी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश को हालांकि एक सशक्त विपक्ष की बेहद आवश्यकता है, लेकिन वो भूमिका कांग्रेस नहीं निर्वहन कर पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में 370 सीटों से भी ज़्यादा सीटें जीतकर वापस लौटेगी और उनकी सरकार बनेगी। एनडीए को मिला दें तो ये संख्या 400 को पार कर जाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से लोगों में चर्चा शुरू हो गई है इस बात की कि क्या इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव 1984 के लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 या 375 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी? तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारे गुणा और गणित हैं, तो थोड़ा सा आज हम उसी पे बात करना चाहते हैं, उसी पे आपसे चर्चा करेंगे और आप बने रहिएगा हमारे साथ आखिर वीडियो के आखिरी तक। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये संभव हो सकता है। वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल है उसमें ये संभव दिखाई दे रहा है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद 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 कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। 2-4-5 बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में आई हैं कि इन बातें, ये ऐसे पॉइंट्स हैं और ये ऐसी खूबियां हैं जिनको कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से और ये कारण हैं जो मोदी के नेतृत्व में एनडीए को या बीजेपी को 370 से ज़्यादा सीटें दिला सकते हैं। तो आइए उन कुछ पॉइंट्स पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण होगा अगर 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं इस चुनाव में, पिछले चुनाव में आपको पता है कि 282 सीट मिली थी 2014 में और 2019 में 303, तो इस बार 370 पार। जी हाँ, ये संभव है। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। पहला पॉइंट तो ये है राम मंदिर का जो मुद्दा, जो कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य तक उनकी पार्टी को पहुंचा सकते हैं। ये मुद्दे 5 मुद्दे खास हैं, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा है राम मंदिर का। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बज रहा है। घर घर में लोग प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और प्रभु श्री राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी याद कर रहे हैं। ये जज्बा, ये भावना, ये माहौल मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 14 दिनों में अब तक अयोध्या में लगभग 29 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। अगर इसका 50% भी जोड़ा जाए तो ये वोट 15 लाख होते हैं देश के तमाम हिस्सों से। तो जी हाँ, राम मंदिर एक बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा कारण है मोदी की गारंटी। धार्मिक पहलू को अगर छोड़ दिया जाए तो मोदी की जो गारंटी है अपनी योजनाओं से, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो सिलेंडर की योजना हो और चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो या मुफ्त राशन की योजना हो, कोई भी योजना हो जो कि बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है और बड़ी आसानी से मिल रहा है। वहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, कोई भी जिसके पास जो पात्र है इनको लेने का, उसे बिना भेदभाव के मिल रहा है और इसे ही मोदी अपनी गारंटी बता रहे हैं। एक इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा और वो है डिजिटल पेमेंट का। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट आज से कुछ साल पहले तक
हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी आएगा कि अगर आपकी जेब में कोई पैसा ना हो और आपके पास अपना मोबाइल है और मोबाइल में आपका डिजिटल पेमेंट यूपीआई उपलब्ध है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट उनसे कनेक्ट है। आपको 7 रुपये पेमेंट देना हो, 14 रुपये पेमेंट देना हो, 21 रुपये पेमेंट देना हो या 21,000 का पेमेंट करना हो, आप कहीं भी बगैर किसी कार्ड के, बगैर किसी कैश के आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये इस सरकार की या एनडीए सरकार की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आप याद करिए कि किस तरह से फुटकर की प्रॉब्लम होती थी, छोटे नोट किस तरह से मार्केट से गायब हो जाते थे, सिक्के कैसे गायब हो जाते थे, सिक्कों की कैसे कालाबाजारी होती थी। रिजर्व बैंक को बार बार सिक्कों का साइज छोटा करना पड़ता था ताकि उनकी कालाबाजारी रुक सके। लेकिन अब ये कोई समस्या नहीं है। आपकी जेब में सिक्के हैं, नोट, छोटे नोट हैं या नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये था दूसरा कारण, मोदी की गारंटी। तीसरा, मोदी का करिश्मा। मोदी ने इस वक्त जो अपना कद बना लिया है और मोदी का जो करिश्मा लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है वो अनपैरेलल है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी नेता उस करिश्मे के बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसे छूने की तो बात छोड़ दीजिए, उसे छू भी नहीं सकता, खड़े होने की तो बात छोड़ दीजिए आप। मोदी के करिश्मे के बराबर का कद अभी फिलहाल भारतीय राजनीति में किसी नेता का दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी का कॉन्फिडेंस, मोदी का ओजस्वी भाषण और मोदी का आत्मविश्वास, ये किसी भी राजनेता में आज की तारीख में, विपक्ष में, किसी नेता में दिखाई नहीं दे रहा है। इवन कि राहुल गांधी में भी, जो कि इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और कुछ ही दिन के बाद अब उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। 13 या 14 फरवरी को वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और उस उत्तर प्रदेश में जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और जहां 80 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी का कद कितना बढ़ पाएगा ये तो अभी आकलन करना बेहद मुश्किल होगा। चौथा कारण है हिंदुओं को जगाने का काम। जी हाँ, मोदी जी ने हिंदुओं को जगा दिया है। मोदी जी ने जिस तरह से हिंदू तीर्थ स्थलों का विकास किया है या कर रहे हैं, या उनकी जो सोच है, या जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं के अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जगाया है। मुझे याद नहीं पड़ता, 1980 से मैं होश में आया था, तब मैं 13-14 साल का होऊंगा, 15 साल का मुश्किल से। तो 1980 से लेकर लगभग 2014 तक, ऑलमोस्ट 35 साल 36 साल जो है, मैंने जितनी भी सरकारें देखी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर रीजनल पार्टी की बात करें तो आरजेडी की हो, चाहे बिहार में या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, कभी किसी पार्टी ने जो 80% आबादी है हिंदुस्तान की या मेजॉरिटी है किसी हर स्टेट में, उसको इस नज़रिए से नहीं देखा, उसके अंदर ये भाव नहीं पैदा किया कि नहीं, तुम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो और हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिद्धांतों के लिए, तुम्हारे परंपराओं के लिए, मूल्यों के लिए खड़े हैं। परंपराओं और मूल्यों को राजनीति के साथ जोड़ने के कारण ही आज मोदी का कद इतना बड़ा हुआ है और ये जो एक गौरव का भाव उन्होंने जगाया है हिंदुओं के अंदर, ये उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो मोदी को 370 पहुंचा सकता है। आखिरी कारण आपको बता देता हूं, पांचवा और अंतिम कारण ये है बिखरा हुआ विपक्ष। मान लीजिए आप मोदी से नाराज हैं किसी भी कारण को लेकर, अगर जो विपक्ष जिन मुद्दों की बात को कर रहा है, बेरोजगारी की, महंगाई की और तमाम ऐसे मुद्दे, या ऐसे बहुत सारे वादे, या एंटी इनकम्बेंसी की, 10 साल के शासन हो गया भैया मोदी का, तो अब कितना राज करेंगे, अब दूसरे को मौका दीजिए। कुछ इस तरह की भावनाएं भी हैं, जगती हैं चुनाव के समय। लेकिन सवाल ये है कि मन बना लिया हमने कि हम भाई अब मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। लेकिन जब वोटर्स वोट डालने जाता है बूथ पे, अंदर जब जाता है, जब उसे बटन दबाना होता है, तो उसके सामने कोई विकल्प, ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता जो मोदी का विकल्प उसे सूझ रहा हो, दिख रहा हो। या आज की तारीख में विपक्ष जिसने 3 महीने पहले एकजुट होने की एक असफल कोशिश की और आज की तारीख में वो गठबंधन बिल्कुल बिखर चुका है, गड्ढे में चला जा चुका है और पब्लिक ये सब देख रही है, उस स्थिति में इस बिखरे हुए विपक्ष को क्या पब्लिक
जब अंदर बूथ पे वोट डालने जाएगी तो इस बिखरे हुए गठबंधन को, टूटे हुए गठबंधन को या उसके उम्मीदवार को वोट देगी? सोचने वाली बात है। तो ये एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना तो दूर, मोदी के इस दावे को भी कोई ठुकरा पाएगा या फिलहाल नकार पाएगा कि वो 350 से ऊपर या 370 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये तो फीलिंग्स वाली बात हुई, भावनाओं वाली बात हुई, समाज में जो चल रहा है उसके बारे में बात हुई कि क्यों मोदी इतने पॉपुलर हैं और किस तरह से मोदी जो है अपने इस दावे को पूरा कर सकते हैं। कुछ गुणागणित भी है। गुणागणित यह है कि सीटों का जो, अगर गुणागणित की बात करें तो लगभग 200 से 225 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए की गढ़ हैं। जी हाँ, वो सीटें उनको मिलनी हैं। और अगर इंडिया या INDIA गठबंधन की बात करें या विपक्ष की बात करें तो उसके पास करीब ऐसी 100 सीटें हैं। तो यानी मोदी जी के पास या उनकी पार्टी के पास लगभग डबल हैं और इंडिया गठबंधन के पास आधा है। तो उसे 282 या 300 पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन सीटों में जो गढ़ हैं एनडीए के 200-225 सीटें, उसमें सेंध मारनी होगी, जो कि आज की तारीख में असंभव दिखाई दे रहा है। दूसरा कि तकरीबन 175 से 200 सीटें ऐसी हैं जो किधर भी जा सकती हैं, जिनको स्विंग, जैसे स्विंग वोटर होता है 3% 4%, उसी तरह ये सीटें भी स्विंग कर सकती हैं इस चुनाव में। इसमें से कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें जो पिछले साल पिछली बार चुनाव में इंडिया के पास थी, इस बार या इंडिया गठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार ऐसी सीटें हैं जो स्विंग कर सकती हैं, किधर भी जा सकती हैं। वो डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको बात बताई वो उससे पब्लिक कितना असर होता है, या इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसा अप्रत्याशित होता है जो उसको असर कर जाए, या लोकल मुद्दे पे वो अगर वोट दे या लोकल कैंडिडेट को देख के वोट दे। तो ऐसी 200 सीटें को करीब आसपास है जो स्विंग हो सकती है, लेकिन उसमें भी स्ट्राइक रेट एनडीए का ज़्यादा है, और क्योंकि ये 5 जो मैंने कारण बताया वो उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उन 200 सीटों में भी वो सेंध मार सके। तो इन तमाम हालात को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो दावा किया है वो उस दावे की हकीकत को समझ चुके हैं, उस दावे को परख चुके हैं। और अगर कुछ ऐसा, राजनीति में देखिए कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आज की तारीख में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ आने वाले दिनों में होता है तभी ये आंकड़ा नीचे आ सकता है बीजेपी का। लेकिन फिर भी वो 300 के पार रहेगी और उसे भी थम्पिंग मेजॉरिटी ही कहा जाएगा। 282, 303 और इस बार अगर 370 नहीं तो 343। तो ये था मेरा आकलन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।